छात्रों, मैं संजय कुमार, सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज महमूदाबाद सीतापुर, प्रवक्ता भूगोल। आज आपको कक्षा 7 में सामाजिक विषय के अंतर्गत आपको तीसरा पाठ पढ़ाऊंगा। इसमें भूगोल से संबंधित है आपका वायुमंडल। तो वायुमंडल के बारे में यहाँ हम आज जानेंगे। तो इसको हम कुछ भागों में कर करके पढ़ाएंगे क्योंकि पाठ थोड़ा बड़ा है। तो अभी पहला इसका भाग जो है यहाँ पर हम आपको बताएंगे, तो उसी को हम देखते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि वायु जो है एक जीवन का आधार होती है और वायु के बिना कोई भी प्राणी इस पृथ्वी पर जीवित नहीं रह सकता है। वो चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे मनुष्य हो और चाहे जीव जंतु हों, हर सभी किसी को वायु को जीवित रहने के लिए उसको वायु की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। वायु जो होती है, तो अगर इसका भौतिक गुण देखा जाए तो वायु स्वादहीन, रंगहीन, गंधहीन एक पदार्थ है जो ना तो हम इसको देख सकते हैं, ना इसको हम महसूस कर सकते हैं, ना तो इसको हम सूंघ सकते हैं यानी, और ना इसका कोई हम स्वाद ले सकते हैं। केवल इसको महसूस किया जा सकता है कि हवा जब चल रही होगी तो उसको हम केवल महसूस कर सकते हैं कि हाँ हवा चल रही है या नहीं चल रही है। बाकी उसका जो भी बताया हमने कि ना तो उसका कोई रंग है, ना कोई स्वाद है उसका, ठीक है, और ना ही उसकी कोई गंध है। तो इस तरह से वायु का ये भौतिक गुण इसमें बताया गया है। मनुष्य को जीवित रहने के लिए इस पृथ्वी पर 3 चीजों की आवश्यकता होती है और वो है आपके भोजन, वायु और जल। इन 3 चीजों में से वायु का जो स्थान है वो सबसे ऊंचा है, क्योंकि भोजन के बिना तो मनुष्य जो है कुछ समय तक जीवित रह सकता है, बिना पानी पिए भी कुछ समय तक जीवित रह सकता है, लेकिन वायु अगर उसको नहीं मिलेगी, अर्थात वही जिसको हम कहते हैं कि अगर उसकी सांस नहीं चलेगी तो वो कुछ ही क्षण में मर जाएगा, मृत्यु उसकी हो जाएगी। तो इस तरह से वायु का जो महत्व है तो ये सभी के लिए, पेड़ पौधे भी हैं, अगर उनको वायु नहीं मिलती है, वो हमने जो प्राइमरी की किताबें हैं उनमें कई जगहों पे जो है उनको सिद्ध करके विज्ञान की किताब में दिखाया भी गया है कि एक पौधे को जो है एक बंद कमरे में रख दिया जाए जहां ना हवा जाती है ना प्रकाश जाता है, तो वो मुरझा जाता है और उसके बाद सूख जाता है वो। अब वही एक पौधा बाहर लगा हुआ है, बढ़िया हवा उसको मिल रही है, धूप मिल रही है, तो वही पौधा बढ़िया हरा भरा हो जाता है। तो इस तरह से जो है ये वायु का जो है कई रूपों में महत्व विशेष है। और हम कह सकते हैं कि जिस दिन वायु इस धरती से चली जाएगी उस दिन इस धरती पे मानव जीवन भी समाप्त हो जाएगा। अब उसमें पेड़ पौधे भी आपके आएंगे, जीव जंतु भी आएंगे, सब एक तरह से जो है वो समाप्त की कगार पर पहुंच जाएंगे। अब इसके बाद जो है फिर वायुमंडल को देखते हैं कि वायुमंडल क्या है। तो हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक महीन परत का आवरण पाया जाता है, ठीक है। हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक महीन परत का आवरण पाया जाता है, तो इसी आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। और यह हमारी पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जुड़ा हुआ है और इसी से जो है तो इस धरती पे जो भी प्राणी जीवित अवस्था में पाए जाते हैं तो वो जीवित रहते हैं, इसी के कारण जो है वो जीवित रहते हैं।
इसको बताया गया है कि हमारी जो पृथ्वी है तो इसके ऊपर जो वायुमंडल की परत पाई जाती है, या हम कह सकते हैं कि वायुमंडल की जो ऊंचाई पाई जाती है, तो वो पाई जाती है 1000 किलोमीटर तक जो है इसकी ऊंचाई पाई जाती है हमारी पृथ्वी के ऊपर। और ये ऊंचाई जो है कई लेयर में जो है इसको विभाजित कर दिया गया है। ठीक है, तो वो लेयर जो हैं वो अभी आपको जो है वो बताई जाएंगी, उसकी परतें जो हैं वायुमंडल की, वो भी आगे आएगा, उसको पढ़ाया जाएगा। तो 1000 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक वायुमंडल हमारी पृथ्वी के ऊपर पाया जाता है। और इसके बाद इसके ऊपर जब हम जाते हैं तो वहां पर फिर निर्वात आ जाता है, अर्थात वहां वायुमंडल समाप्त हो जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि वहां पर फिर वायु जो है वो गुच्छों के रूप में पाई जाती है। जैसे आकाश में हम कभी कभी देखते हैं कि बादल मंडरा रहे होते हैं, एक थोड़ा सा झुंड जो है इधर जा रहा है, थोड़ा झुंड उधर जा रहा है, इस तरह से बादल उड़ रहे होते हैं। तो इसी तरह से वायु जो है वो पाई जाती है वहां पर। बाकी जो मुख्य वायु है या वायुमंडल जो है वो हमारा 1000 किलोमीटर तक पाया जाता है। ठीक है, जिसको अंतिम परत जो है जो 101 सेर होती है आपकी, या बहिर्मंडल जिसको कहा जाता है, वहां तक जो है वो पाई जाती है। तो ये हमारा वायुमंडल कहलाता है। इसके बाद फिर जो है आगे बढ़ते हैं कि वायु में गैसों का संगठन। तो वायु में गैसों का जो संगठन है, तो हम कह सकते हैं कि वायुमंडल का जो संगठन है तो वो विभिन्न प्रकार की गैसों, धूल कणों, जलवाष्प के कण इत्यादि से मिल करके हुआ है। अर्थात वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जिसमें कुछ गैसें हमने बोर्ड पे लिख रखी हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो 78% है, ऑक्सीजन जो है वो आपका 20.95% है, आर्गन जो है 0.9% है। ठीक है, और इसके अलावा भी जो है हल्की गैसें जो पाई जाती हैं वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है या CO2 जिसको कहते हैं, फिर नियोन है, हीलियम है, मीथेन है, क्रिप्टन है, हाइड्रोजन है और इयोन। तो इस तरह से ये जो हैं गैसें, तमाम जो ये गैसें हैं ये सब वायुमंडल में पाई जाती हैं। इनमें सबसे अधिकता जिस गैस की रहती है वो है नाइट्रोजन। 78% जो है नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है, और इसके बाद हमारा प्रतिशत आता है ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन को हम कहीं कहीं पे 21% पूर्णांक में लिखा हुआ पाते हैं, लेकिन सही उसका जो उसका प्रतिशत जो सही है वो है आपका 20.95% जो है। तो इन्हीं गैसों से मिल करके हमारा वायुमंडल बना है। और इसके अलावा धूल के कण भी पाए जाते हैं वायुमंडल में, जो हम नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं, उनको ये वायुमंडल में विचरण करते रहते हैं ऊपर जो है। और इसके अलावा जलवाष्प के कण। तो हम कह सकते हैं कि वायुमंडल का संगठन विभिन्न प्रकार की गैसों, धूल कणों, जलवाष्प के कण इत्यादि से मिल करके हुआ है। और इनमें जो प्रमुखता गैसों की रहती है या जिनको हम भारी गैसें कहते हैं, तो हमारी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड हैं। इसके बाद हल्की गैसें जो होती हैं वो आपकी नियोन हैं, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टन, हाइड्रोजन और इयोन। तो ये गैसें जो हैं ये हल्की गैसें होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से वायुमंडल का संगठन हुआ है, इस तरह से जो है वायुमंडल हमारा बना हुआ है। फिर जो है इसके बाद फिर और देखते हैं उसमें, तो इसमें आगे जो है फिर इन गैसों की कुछ महत्वता पर हम प्रकाश डालेंगे कि ये जो गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं तो इनका महत्व क्या होता है हमारे जीवन में। जैसे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन गैस की अभी हमने बताया कि नाइट्रोजन गैस की जो है प्रचुरता पाई जाती है वायुमंडल में और 78% जो है ये पाई जाती है। तो इसका महत्व क्या है? नाइट्रोजन गैस जो है तो ये पेड़ पौधों के वृद्धि के लिए बहुत अधिक आवश्यक होती है। इसके बाद ऑक्सीजन गैस जो है तो ये हम सभी जानते हैं कि
मनुष्य जो है या जीव जंतु जो हैं, जिनमें जानवर हैं या छोटे कीड़े मकोड़े जो भी आते हैं आपके, ये सभी लोग ऑक्सीजन गैस को सांस के द्वारा ग्रहण करते हैं। ठीक है, और हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सांस के द्वारा बाहर निकालते हैं। तो इसको जो है एक तरह से जीवनदायिनी गैस भी कहा जाता है, ऑक्सीजन गैस को। प्रश्न जैसे उठता है कि भाई वायुमंडल में जीवनदायिनी गैस के नाम से किसको जाना जाता है, तो हम कह सकते हैं कि वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस को जीवनदायिनी गैस के रूप में जाना जाता है। इसके बाद आपका आता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसको मनुष्य है या जो जानवर होते हैं, तो इनके द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त की जाती है सांस के द्वारा। और फिर इसको ग्रहण कौन करता है? इसको ग्रहण करते हैं पेड़ पौधे, अर्थात इस पृथ्वी के ऊपर जो वनस्पतियां पाई जाती हैं, तो वो जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करती हैं और वे ऑक्सीजन गैस को मुक्त करती हैं। जीव जंतु जो होते हैं वो लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुक्त करते हैं। तो इस तरह से पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में भी ये महत्वपूर्ण क्रिया होती है, क्योंकि इससे जो है किसी एक गैस की अधिकता नहीं होने पाती है। लेकिन तो इसीलिए कहा भी जाता है कि अधिक से अधिक वृक्षों को लगाना चाहिए और वृक्षों को काटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वृक्ष इस धरती पे कम पड़ेंगे तो फिर नुकसान क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता होगी और ऑक्सीजन की कमी होगी, तो इससे जो है मानव जीवन खतरे में पड़ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये कुछ वायु हमने बताई, इनका ये कुछ महत्व होता है। इसके अलावा एक और उसमें आपका है वायु चक्र। ठीक है, तो वायु चक्र भी समझ लेते हैं क्या होता है। वायु चक्र से तात्पर्य हमारा होता है वायु का परिसंचरण। वायु चक्र किसे कहते हैं? तो इसको भी हम एक वाक्य में कह सकते हैं कि वायु के सतत परिसंचरण को वायु चक्र कहते हैं। अब वायु चक्र किस तरह से चलता है, तो इसको देखते हैं कि भाई जब वायु किसी स्थान पर होती है और इसके बाद जब वो ऊष्मा पाती है, सूर्य का प्रकाश पाती है, तो वो गर्म हो जाती है। और गर्म होने के उपरांत क्या होता है कि वायु जो है ऊपर को उठती है। ठीक, तो ऊपर उठती है तो फिर नीचे जो उसका स्थान खाली हो जाता है, तो उस स्थान को ग्रहण करने के लिए फिर दूसरे स्थान की जो भारी वायु होती है वो वायु उस स्थान को घेरती है। ठीक, और फिर जब वो गर्म हो जाती है तो वो फिर ऊपर को जाती है, फिर जो भारी वायु होती है वो फिर उसका स्थान घेरती है। तो इस तरह से ये एक चक्र चलता रहता है। ठीक, तो इसी को वायु चक्र के नाम से जाना जाता है। तो अब यहां हम देखेंगे वायुमंडल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो वायुमंडल की संरचना जो है, संगठन अभी हमने देखा था कि संगठन किस तरह से हुआ है। ठीक है, तो उसमें विभिन्न प्रकार की गैसें, धूल कण, जलवाष्प के कण इत्यादि मिलकर के जो है वायुमंडल का संगठन करते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे वायुमंडल की संरचना किस तरह से हुई है। तो वायुमंडल की जो संरचना है या वायुमंडल जो हमारा बना हुआ है, तो मुख्य रूप से ये 5 प्रकार की परतों से मिलकर के बना हुआ है, या इसको जो है अध्ययन की सुविधा हेतु जो है इसको 5 परतों में बांट दिया गया है। ठीक है, और वो 5 परतें जो हैं वो आपकी बोर्ड पर लिखी हुई हैं। ठीक है, ट्रोपोस्फीयर जिसको क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है, स्टेटोस्फीयर जो है इसको समताप मंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और मेसोस्फीयर जो है इसको मध्यमंडल के नाम से जाना जाता है, और थर्मोस्फीयर जो है ये तापमंडल के नाम से इसको जाना जाता है, और एक्सोस्फीयर जो है इसको बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो इस तरह से जो है ये 5 परतें जो हैं यहाँ पे आपकी दी हुई हैं किताब में। वैसे और भी जो है कुछ किताबों में आपका जो है क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, ओजोन मंडल है, आयन मंडल है और बहिर्मंडल, इस तरह से भी आपकी
होती हैं उसमें, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर है, ओजोनोस्फीयर है, आयनोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर, इस तरह से वो 5 परतें जो हैं आपकी मिलेंगी। लेकिन आपकी बुक में जो है जिस हिसाब से दिया हुआ है उस हिसाब से जो है इसमें बताया जाना है। तो आइए अब इन्हीं परतों को हम देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रोपोस्फीयर अर्थात क्षोभ मंडल जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो क्षोभ मंडल जो है ये वायुमंडल की सबसे पहली और सबसे निचली परत है। इस परत की जो ऊंचाई है तो वो 10 से 15 किलोमीटर तक पाई जाती है। ठीक है, और दूसरा अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसको हम जो हमारा सबसे बड़ा अक्षांश होता है या जीरो अक्षांश के नाम से जिसको जाना जाता है, ठीक है, या हम भूमध्य रेखा जिसको कहते हैं, इक्वाटोर लाइन के नाम से जिसको जाना जाता है, तो वहां से जो इसकी ऊंचाई होती है वो होती है 18 किलोमीटर। ठीक है, और अगर एक्सिस ध्रुवों पर अगर देखा जाए तो ध्रुवों से अगर इसकी ऊंचाई को मापा जाए तो वो 8 किलोमीटर होती है। वो आपकी दूरियां जो हैं यहां पे लिखी हुई हैं, इनको देखिएगा इस पे। ठीक है, ये जो 18 किलोमीटर लिखी हुई है ये है आपकी ऊंचाई कहां से, ये है आपकी भूमध्य रेखा से ऊंचाई जो है ये 18 किलोमीटर तक होती है इसकी। और ध्रुवों पर अगर देखा जाए यानी ध्रुवों से इसकी ऊंचाई जो होती है क्षोभ मंडल की वो 8 किलोमीटर होती है। ठीक, ये परत जो होती है तो इस परत में ही मौसम संबंधी सभी घटनाएं घटित होती हैं, ये इसकी एक विशेषता होती है। ठीक है, कि क्षोभ मंडल की विशेषता क्या होती है, तो हम कह सकते हैं कि मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसी परत में घटित होती हैं। कौन सी परत में, क्षोभ मंडल में। बादलों का बनना है, बिजली का गरजना है, वर्षा का होना है, धूल आंधियों का चलना है। ठीक है, ये सभी जो भी घटनाएं होती हैं ये इसी परत में घटित होती हैं। और इसी परत में एक और चीज आपको बता दें कि 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये हमारी जो परत है तो ये इसका महत्व होता है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, दूसरी है आपकी समताप मंडल। ठीक है, तो समताप मंडल जो है तो इसकी ऊंचाई बताई गई है 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। और यह परत जो है वायुमंडल की दूसरी परत है, अर्थात क्षोभ मंडल के बाद जो दूसरी परत है वो है समताप मंडल के नाम से इसको जाना जाता है। इस परत की विशेषता क्या होती है, इस परत की विशेषता होती है कि इसमें मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं वो नहीं घटित होती हैं। ठीक है, ऊपर वाले में हमने देखा था कि मौसम संबंधी घटनाएं जो हैं वो घटित होती हैं, लेकिन इसमें जो है मौसम संबंधी घटनाएं नहीं घटित होती हैं। और इस परत में जो है ओजोन गैस की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, और ओजोन गैस को भी हम बताते चलते हैं कि ओजोन गैस जो है ये भी जो है कहीं कहीं एक परत के रूप में भी इसको माना गया है, ओजोनोस्फीयर या ओजोन मंडल भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसको भी बताते चलते हैं कि ओजोन मंडल जो है तो ये पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है, क्योंकि सूर्य से जो निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं तो उनको धरती तक आने से यही परत रोकती है। ऐसा कहा जाता है, वैज्ञानिक बताते हैं कि अगर ये परत नहीं होती तो सूर्य से जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें निकलती हैं वो सीधे पृथ्वी पर आती और इस तरह से इस पृथ्वी के ऊपर जो मनुष्य हैं या जो जीव जंतु हैं तो उनमें तमाम त्वचा संबंधी, सांस संबंधी बीमारियां उत्पन्न हो जाती है और इससे जो है मानव जीवन खतरे में पड़ जाता है। तो इसी कारण जो है इसको सुरक्षा कवच के नाम से जाना जाता है। और एक चीज है, इसी परत में जेट पवने या जेट स्ट्रीम जिनको कहा जाता है, ये पवने भी जो हैं कुछ ऊंचाई पर, ये पवने जो चलती हैं जेट धाराएं जिनको या जेट पवने जिनको कहा जाता है, तो ये इसी परत में जो है ये पवने जो हैं चलती हैं। और
ये जो परत होती है, तो ये वायुयान उड़ाने के लिए सबसे उपयुक्त दशाएं जो होती हैं वो इसी परत में पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसकी भी विशेषता हम, जैसे उसको हमने बताया था कि मौसम संबंधी घटनाएं जो हैं उसमें घटित होती हैं, ठीक, लेकिन और उसमें कहा था 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। इसीलिए जो जो हम ऊंचाई पर चढ़ते हैं त्यों त्यों जो है उसमें तापमान घटता चला जाता है। ठीक है, और पर्वतों पर जो है बर्फ जमी होती है। ठीक है, तो यहां इसकी विशेषता यही है कि ये जो मंडल है समताप मंडल, तो ये वायुयान उड़ाने संबंधी जो दशाएं होती हैं वो इसमें विद्यमान होती हैं, और वायुयान जो उड़ाए जाते हैं तो इसी मंडल में उड़ाए जाते हैं, क्योंकि इसमें मौसम संबंधी घटनाएं नहीं घटित होती हैं। ठीक है, तो ये जो है ये इसकी विशेषता हो गई। ठीक, इसके बाद तीसरे पे चलते हैं, मेसोस्फीयर, या जिसको मध्यमंडल के नाम से जाना जाता है। तो मध्यमंडल जो है, तो इसकी ऊंचाई जो है वो यहां हम देख रहे हैं कि 50 से 80 किलोमीटर तक पाई जाती है। ठीक है, और ये आपका जो मध्यमंडल है तो ये समताप मंडल और ओजोन मंडल के बाद जो आता है वो आपका कहलाता है मध्यमंडल कहलाता है। और इस मंडल की विशेषता ये होती है कि इसमें जो है तापमान गिरना शुरू हो जाता है। यहाँ स्ट्रेटोस्फीयर जो होता है यहाँ तापमान बढ़ता है, यहाँ से जो है तापमान गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, और यहाँ ट्रोपोस्फीयर में यानी क्षोभ मंडल में इसमें भी तापमान जो है घटता है। ठीक, फिर इसके बाद जो है समताप मंडल में बढ़ता है, और इसके बाद जो है मध्यमंडल में फिर गिरना शुरू हो जाता है तापमान इसका। तो इस तरह से जो है ये आपका मध्यमंडल यहाँ पे है आपका, और इसमें जो है वायुमंडल की बहुत पतली परतें जो हैं पाई जाती हैं इसमें। इसके बाद फिर चलते हैं आपका तापमंडल, जिसको थर्मोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो तापमंडल की जो ऊंचाई है वो 80 किलोमीटर तक बताई गई है। ठीक है, और इसमें 80 से 400 किलोमीटर तक, ठीक है, 80 से 400 किलोमीटर तक के बीच में हम कह सकते हैं, तो इसमें जो है आयन मंडल पाया जाता है। और आयन मंडल जो है इसकी भी अपनी एक विशेषता होती है कि इसमें जो है रेडियो तरंगे जो होती हैं वो इसी मंडल में संचारित होती हैं। ठीक है, रेडियो जो हम सभी लोग घर पे बैठ करके या टेलीविजन जो देखते हैं, तो वो जो तरंगे उसकी आती हैं, तो वो तरंगे इसी मंडल में आती हैं। किसमें? आयन मंडल में जो है ये तरंगे इसमें आती हैं। और इसके बाद आपका अंतिम है एक्सोस्फीयर या बहिर्मंडल के नाम से जिसको जाना जाता है। इसकी ऊंचाई जो है 1000 किलोमीटर तक पाई जाती है, और इसके बाद जो है फिर वायुमंडल समाप्त हो जाता है। और वहां जो है फिर यहां जो है ये जो आपका एक्सोस्फीयर यानी बहिर्मंडल है, यहां कहीं कहीं पर जो है वायु गुच्छों के रूप में पाई जाती है। यहां बिल्कुल फ्रेश जो है वायुमंडल यहां नहीं पाया जाता है। यहां जो है कहीं कहीं वायु नहीं भी पाई जाती है, वायुमंडल जो है यहां नहीं पाया जाता है। इसलिए हमने बताया कि जैसे बादल जो होते हैं आकाश में गुच्छों के रूप में, जब सफेद बादल इधर उधर टूट टूट करके अलग अलग होते रहते हैं, तो उसी तरह से यहां पर वायुमंडल पाया जाता है। कहा जाता है कि गुच्छों के रूप में यहां पर वायुमंडल पाया जाता है, और इसके बाद जो है फिर निर्वात हो जाता है, और यहां से वायुमंडल बिल्कुल समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से जो है ये वायुमंडल की 5 परतें हमने बताई, और फिर उसके बाद जो है अगले पार्ट में हम देखेंगे। तब तक के लिए